हाँ जी, तो आज हम करने जा रहे हैं पूरा चैप्टर मटेरियल की समरी फ्रॉम आर समरी बुक। और बहुत बेहतरीन, बहुत ही मेहनत से ये समरी बुक बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें पूरे मटेरियल चैप्टर की समरी है, इंक्लूडिंग थ्योरी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। ठीक है जी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मटेरियल चैप्टर की समरी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर में बात करें तो चैप्टर में था क्या। अगर आपने देखा हो, सबसे पहले थ्योरेटिकल बातें थी कि मटेरियल आता कैसे है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बातें थी। एक तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बातें थी कि मटेरियल आएगा कैसे। बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो सबसे पहले, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टोर वालों को एमआरएन भेजता है कि मुझे मटेरियल रिक्विजिशन नोट मटेरियल चाहिए। स्टोर वाला परचेज रिक्विजिशन भेजता है परचेज डिपार्टमेंट को, फिर वो ऑर्डर लगाते हैं, माल आता है, सप्लायर माल स्टोर में देता है, वो गुड्स रिसीव नोट इशू करते हैं, अगर आपको याद हो तो। बिल ऑफ मटेरियल, मैं एक बार आपको फिर भी इसका चार्ट दिखा देता हूं। इसका चार्ट जो है, फुल चार्ट, वो कुछ इस प्रकार है। देखो जी, ये रहा, ये इसका पूरा चार्ट है। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करता है हम कितना माल बनाएंगे और बिल ऑफ मटेरियल भेजता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर वालों को मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजता है। उसके बाद स्टोर वाले परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन नोट भेजते हैं कि हमें इतना माल परचेज करके लाके दो। वहां पर नहीं है। परचेज वाले क्या करते हैं, टेंडर निकालते हैं, उनको कोटेशन आती है, वो परचेज ऑर्डर देते हैं। सप्लायर माल पहुंचाता है, एक नकली इनवॉइस देता है, परफॉर्मा इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, वो उसकी पेमेंट करते हैं, फिर वो फाइनल इनवॉइस देता है। उसके बाद सप्लायर माल देता है स्टोर में उसको, और वहां से स्टोर वाले उसको क्या देते हैं, गुड्स रिसीव नोट उसको भी देते हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी भेज देते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर है मटेरियल के प्रोक्योरमेंट का। ठीक है जी। उसके बाद हम जो माल आता है उसकी वैल्यूएशन करते हैं अलग अलग तरीकों से, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, इन सब तरीकों से। उसके बाद उसको हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिन कार्ड, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में हम उसको अपने रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली जो प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में वो स्टोर लेजर है, हम स्टोर लेजर में बनाते हैं कितना माल आया, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस हुआ। चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं अभी आपको। उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करते हो, कब मंगाना चाहिए, कितना मंगाना चाहिए, कैसे मंगाना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट स्टॉक लेवल्स आप लोगों ने पढ़े हैं, आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सब आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट चैप्टर का ओवरव्यू। उसके बाद ईओक्यू और टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ये हमने पढ़ा। उसके बाद वैल्यूएशन कैसे होती है, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज मेथड से आपके जो बनाए जाते हैं स्टोर लेजर। उसके बाद अकाउंटिंग कैसे करनी है, वेस्ट की, स्क्रैप की, स्पॉइलेज की, डिफेक्टिव की, और मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करना है। ये पूरा इस चैप्टर की बातें हैं। अब एक एक करके चलेंगे डिटेल में। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट का मतलब कि किस वैल्यू पे मुझे गुड्स को, मटेरियल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। जिसमें हमने ये बातें की थी, अगर आप जीएसटी बिल में लगा हुआ है जिसका आपको क्रेडिट मिल जाता है तो उस जीएसटी को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट बीइंग फाइनेंशियल नेचर की आइटम है, उसको हम अपनी गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो रिटर्नेबल कंटेनर है, अगर वो रिटर्न हो जाते हैं तो जितने पैसे मिलते हैं उससे आप अपनी कॉस्ट को कम करोगे। छोटी छोटी बातें हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, चार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैल्यू। जिस वैल्यू पे हम अपनी बुक्स में मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं, किस वैल्यू पे करते हैं बेटा, परचेज प्राइस। और उसमें क्या क्या आप एडिशंस करते हो, इंश्योरेंस, कमीशन, फ्रेट इनवर्ट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, वेस्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस ऐड करते हो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो क्रेडिट और रिफंड इज अवेलेबल, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कॉस्ट में ऐड होगा, क्रेडिट मिलेगा तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। और क्या क्या माइनस करते हो, डिस्काउंट, रिबेट, सब्सिडी। डिस्काउंट कौन सा माइनस करते हो बेटा, सर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते बिकॉज वो फाइनेंशियल नेचर की आइटम है। उसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसका क्रेडिट मिल जाता है, अगर वो कॉस्ट में ऐड है तो उसको आप माइनस करोगे। पेनल्टीज माइनस करोगे, डिडक्शंस और अदर एक्सपेंसेस ये आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, विच आर नॉट बॉन्ड बाय अस या बॉन्ड बाय बायर। तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते और
नहीं बनते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम अपनी मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं। फिर अगला सवाल आता है, ये वो चार्ट आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि किस तरीके से मटेरियल को आप प्रोक्योर करते हो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर। सबसे पहले ये बेटा 2-2 नंबर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है कि बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट वर्सेस परचेज ऑर्डर वर्सेस परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज वर्सेस जीआरएन, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बिल ऑफ मटेरियल, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ये रहा वो डायग्राम, ये रहा ये रहा ये रहा। ये जब हम डायग्राम देखते हैं ना, इसके साथ आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सर बिल ऑफ मटेरियल इशू करता है कौन? प्लानिंग डिपार्टमेंट। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि हम सोच रहे हैं इतना हमें प्रोड्यूस करना है। ये देखो, इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स स्पेसिफाइंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द फाइनल गुड्स। प्लानिंग वालों ने प्रोडक्शन वालों को बताया कि हमें इस क्वालिटी का इतना माल चाहिए। उसके बाद क्या होगा, डायग्राम देखो, प्रोडक्शन वाले स्टोर वालों को क्या भेजेंगे बेटा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कि हमें इतना मटेरियल चाहिए माल को बनाने के लिए। फिर इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट विच रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग, कि हमें इतना माल चाहिए। अगर स्टोर में होगा तो वो दे देंगे, अगर स्टोर में नहीं होगा तो स्टोर वाले क्या करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट में क्या भेजते हैं? परचेज रिक्विजिशन नोट। देखो हमने भेजा मटेरियल, इन्होंने भेजा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, फिर स्टोर वालों ने परचेज रिक्वेस्ट की कि माल अगर स्टोर में होता तो हम दे देते, नहीं है तो हमने परचेज डिपार्टमेंट को बोला हमारे लिए माल खरीद करके लाओ। तो इट इज द डॉक्यूमेंट विच ऑथराइज परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज द रिक्वेस्टेड मटेरियल। बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट परचेज डिपार्टमेंट फिर क्या करता है? टेंडर निकालता है, कोटेशन देता है वेंडर को, उनसे मंगवाता है कि हमें माल चाहिए, तुम बताओ कितने में सप्लाई करोगे। उसके बाद जिसका टेंडर सबसे बढ़िया लगता है, हमने तो परचेज रिक्विजिशन, स्टोर वालों ने परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन दे दिया, इन्होंने टेंडर निकाला, आगे से कोटेशन आई, जो हमें अच्छे लगेगा उसको हम क्या दे देंगे? ऑर्डर दे देंगे, तुमसे माल खरीद रहे हैं तो परचेज ऑर्डर। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वेंडर फॉर द मटेरियल द परचेज डिपार्टमेंट इनिशिएट्स परचेज ऑर्डर फॉर द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फिर परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज ऑर्डर दे देते हैं सप्लायर को। उसके बाद क्या होता है सर? सप्लायर माल देगा तो गुड्स रिसीव नोट, दिस डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेंडर, कि वेंडर से माल आ गया है। ये जीआरएन कौन इशू करता है? स्टोर वाले इशू करते हैं, दोनों डिपार्टमेंट को, स्टोर को भी और अपने अकाउंट्स वालों को भी, एज पर द बिल इतना माल आ गया है। मटेरियल रिफंड नोट, कि जो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है, अगर कोई मटेरियल हम क्या करते हैं? वापस करते हैं, तो मटेरियल रिटर्न नोट या रिफंड नोट इशू किया जाता है। और उसके बाद इनवॉइस, जब फाइनली मटेरियल वापस हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो फाइनल इनवॉइस, वेंडर जो है फाइनल इनवॉइस निकालता है मटेरियल का, इसमें सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो पे हमने करने हैं वो लिखे होते हैं, और इसके बेसिस पे हम मटेरियल अपनी बुक्स में दिखाते हैं कितने का मटेरियल हमने खरीदा एज पर द बिल के हिसाब से कितने का मटेरियल हमने परचेज किया। तो ये पूरा प्रोसीजर मैं तो चाहता हूं भगवान करे ये आपके सिलेबस में 5 नंबर का आ जाए, कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जो आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है जी, चल सकता है कि ये प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, प्योरली थ्योरेटिकल। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अब इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे की जाती है? इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे की जाती है? कंट्रोल का मतलब हम ये चाहते हैं कि एक टाइम पे कभी ज्यादा माल भी ना हो गोदाम में, आपका फालतू का कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लगेगी, और एकदम कम भी ना हो कि स्टॉक आउट हो जाए। तो कैसे कंट्रोल करें सर? रेशियो निकालो, फिजिकली देखो, लेवल सेट करो, क्लासिफाई कर दो मटेरियल को एबीसी में, क्लासिफाई कर दो एबीसी में, या फिर आप लेवल सेट कर दो आरओएल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, या रेशियो देखो आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या फिर फिजिकली आप जाके गोदाम में देखो ज्यादा माल तो नहीं है। तो ये जो चारों टेक्निक्स है इस समय क्या पता लगती हैं कि ये कॉस्ट को, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक्स हैं। स्टॉक लेवल,
ROL मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, ये सब टेक्निक्स हैं स्टॉक को कंट्रोल करने की। क्लासिफिकेशन आप कर दो ABC में, आपने पढ़ा हुआ ये भी, A कैटेगरी सबसे ज्यादा महंगा माल जिसको सबसे कम रखो, B कैटेगरी में मॉडरेट माल मॉडरेट रखो, C कैटेगरी में सबसे सस्ता माल जिसको सबसे ज्यादा आप रख सकते हो, जिसमें कंट्रोल करने की आवश्यकता भी कम है। ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एवरेज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, जितनी ज्यादा ITR होती है उतना रिस्क ऑफ स्टॉक आउट भी ज्यादा होता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला A पार्ट आया, ये देखो आपको इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है लेवल सेट करके। तो लेवल कौन कौन से पढ़े हमने? सारे लेवल पढ़े हमने। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या बताती है? कितना ऑर्डर करना चाहिए, जिसे हम EOQ भी कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट मैक्सिमम, हाउ मच टू स्टॉक, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एवरेज नॉर्मली जो रखते हैं, डेंजर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, बफर मतलब सेफ्टी आप कह सकते हो इसको, सेफ्टी टू मीट सडन डिमांड, एवरेज स्टॉक लेवल जो नॉर्मली हम रखते हैं। रिपीट हो गया ये, एवरेज स्टॉक लेवल जो हम नॉर्मली रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो हमने पढ़ा इसके बारे में कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, अभी फॉर्मूले भी करेंगे इसके। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद करो हमने क्या किया है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज इनटू एवरेज। इसका थर्ड फॉर्मूला भी हमने किया, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज इनटू एवरेज। EOQ कैसे निकालते हो बेटा? 2 इंटू में A इंटू में O डिवाइड बाय C। 2 इंटू में A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिवाइड बाय C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक होता है जस्ट इन टाइम परचेज, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि मान लो कल रिक्वायरमेंट है तो आज माल परचेज किया, जस्ट इन टाइम, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि कल माल चाहिए तो आज परचेज कर लो। इससे आपको स्टॉक अपने गोदाम में हमेशा रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट सेव्स आवर कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जस्ट इन टाइम। जस्ट जब जरूरत है उससे एक दिन पहले मंगा लिया। तो जस्ट इन टाइम इज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद एन अप्रोच टू हैव जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर्स। इसकी ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है कि आप अपने गोदाम में माल रखो ही मत रखो। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच माल तभी परचेज करना चाहिए जब वो एक्चुअली रिक्वायर्ड हो, उससे पहले परचेज करके गोदाम में रखो ही मत। तो डिमांड आई, फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड आई, प्रोडक्शन ने प्रोसेस शुरू कर दिया। फिर जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने जाएंगे फिर हम मटेरियल की रिक्वायरमेंट भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, फिर वो ऑर्डर कर देगा रॉ मटेरियल और सप्लायर हमें मटेरियल भेज देगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब जरूरत पड़े तब लो, एक्स्ट्रा अपने पास मत रखो। दिस इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, थ्योरेटिकली आ सकता है। नेक्स्ट आता है मिनिमम स्टॉक लेवल, हम पढ़ चुके हैं। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट, और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या पड़ा था? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 या फिर मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं, ध्यान से देखना, चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर बड़ा प्यारा है। पहले टॉपिक आपको क्या बताता है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, कि मटेरियल आएगा कैसे, उसका प्रोसीजर है बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, सप्लायर को फिर हमने क्या दे देना है? परचेज ऑर्डर। उसने माल सप्लाई करना है तो उसको हम देंगे गुड्स रिसीव नोट या मटेरियल रिटर्न नोट, फिर वो हमें फाइनल इनवॉइस भेजेगा और उसकी पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर वैल्यूएशन कैसे करें? सर जो बिल आएगा ना, जो बिल आएगा उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करना है, क्या खर्चा ऐड करें क्या ना करें, जिस टैक्स का रिफंड मिल जाएगा उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। उसके बाद सर इन्वेंट्री कंट्रोल, सर लेवल्स बना लो, EOQ बना लो, टेक्निक्स आ गई बहुत सारी, वो देख लो। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल में हमने सबसे पहले पढ़ा कैसे कंट्रोल करो, सर क्वांटिटेटिव लेवल सेट कर लो, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। बी पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सर आप गुड्स को क्लासिफाई कर लो ABC में। ABC कैसे करते हैं याद करो, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। सबसे महंगा माल A कैटेगरी में डालो अप टू 70% ऑफ द वैल्यू। उसके बाद सेकंड नंबर का माल B कैटेगरी में डालो और थर्ड नंबर का माल C कैटेगरी में डालो। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, हमने क्लास में किया है इसका डायग्राम बहुत बेहतरीन।
ये रहा एबीसी एनालिसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपने पूरे गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में। इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें हम ए कैटेगरी में वैल्यू डालते हैं हाईएस्ट, क्वांटिटी लोएस्ट, और इसमें कंट्रोल कैसे रखते हैं, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सबसे महंगा माल है। बी कैटेगरी में हम कौन सा माल डालते हैं जिसकी वैल्यू है 20%, क्वांटिटी भी 20%, इसमें हमें मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए क्योंकि बीच वाला माल है। और सी कैटेगरी में हम माल डालते हैं कौन सा, सी कैटेगरी में कौन सा माल डालते हैं जिसकी वैल्यू सबसे कम है, क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको हम लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल करने का तरीका है कि सबसे महंगा सबसे कम रखो, उस पर कंट्रोल ज्यादा रखो, सस्ते वाले को सबसे कम कंट्रोल रखो। दिस इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके अलावा बाकी की जो टेक्निक्स है वो आपके सिलेबस से अब हट चुकी हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली आपको पढ़नी है। हम लोग क्या करते हैं, एक एफएसएन, जैसे कि एबीसी एनालिसिस है वैसे एक होता है एफएसएन, एक होता है वीडी और एक होता है एचएमएल। एफएसएन इज बेसिकली फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। हमने अपने मटेरियल को 3 कैटेगरी में डाल देना है, जो सबसे जल्दी यूज होते हैं, सेकंड सबसे स्लो यूज होते हैं, और थर्ड नॉन मूविंग, जो सदियों से तक पड़े रहते हैं, कभी कभी यूज होते हैं। तो जो सबसे जल्दी यूज होते हैं उसकी क्वांटिटी कैसी रखोगे, सबसे ज्यादा रखोगे। जो स्लो मूविंग है उसकी क्वांटिटी कम, और जो नॉन मूविंग है उसकी क्वांटिटी और भी कम। वीडी वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। सेम, वाइटल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी कैटेगरी सबसे ज्यादा रखेंगे, जो एसेंशियल है उसकी कम रखेंगे, और जो डिजायरेबल है कभी कभी चाहिए होता है उसकी हम सबसे कम क्वांटिटी रखेंगे। हाई, मीडियम, लो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, प्राइस के बेसिस पे। जो सबसे महंगा है पर यूनिट उसको कम रखेंगे, जो सबसे सस्ता है उसको ज्यादा रखेंगे। इस तरीके से हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये तीनों अब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद रेशियो एनालिसिस। याद करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ी थी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है, COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। जितना ये ज्यादा होगी उतना स्टॉक आउट का रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ये कम होगा उतना स्टॉक आउट का रिस्क कम होगा। चौथा, फिजिकली कंट्रोल कर लो ना भाई। ये फिजिकल कंट्रोल जो है ये आपका प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। इसको हम लोग करेंगे, थ्योरी जितनी भी होगी ना हम लोग बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मतलब जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। थ्योरी आपने देखा आपके एग्जाम में, अगर 100 नंबर का पेपर देखूं तो 95 का प्रैक्टिकल आता है, 5 की थ्योरी आती है। 120 नंबर का पेपर देखूं अगर तो एक सवाल थ्योरी का आता है, एक सवाल आपका थ्योरी का आता है, लेकिन हम थ्योरी करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जब पूरा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा तो थ्योरी हम लोग करेंगे। थ्योरी है, बहुत इजी है, लेकिन हम लोग उसमें अभी दिमाग नहीं मारेंगे। अभी हम लोग पूरा 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें दिमाग मारेंगे। और थ्योरी के लिए हम लास्ट में एक रिवीजन क्लास रखेंगे, बिल्कुल लास्ट में, पूरे कंटेंट के लास्ट में एक सिर्फ रिवीजन क्लास होगी जो कि सिर्फ समरी की होगी। नेक्स्ट, अब वैल्यूएशन की बात करें बेटा, तो वैल्यूएशन कैसे कैसे कर सकते हो आप मटेरियल की वैल्यूएशन। सर फीफो, लीफो, स्टॉक, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ये बस कॉन्सेप्चुअली है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में स्टोर लेजर आपको बनाने को आएगा, जो या तो लीफो से आएगा, फीफो से आएगा, या वेटेड एवरेज से आएगा। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज का हमने एक सवाल किया था, प्रॉब्लम नंबर 13A, मुझे अच्छे से याद है, हमारी वेटेड एवरेज की ही है। लीफो फीफो के ऊपर भी बेस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको कर लेनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ है नहीं बाकी इसमें। नेक्स्ट, अब ये हमें करने हैं कुछ ट्रीटमेंट्स, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। इसकी बातें हमने क्लास में डिस्कशन किया था। वेस्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में आती है। वेस्ट का मतलब पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल जो खराब हो गया ड्यूरिंग प्रोसेसिबल, जिसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। वेस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल माल को बनाते टाइम क्या हो गया, खराब हो गया, लेकिन जिसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। स्क्रैप का मतलब जो रेजिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जिसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं। स्क्रैप और वेस्ट में क्या अंतर हुआ, वेस्ट मतलब वो रॉ मटेरियल जो प्रोसेसिंग में खराब हो गया, स्क्रैप का मतलब खराब नहीं हुआ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बाहर आया, स्क्रैप हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल डाला और प्रोडक्शन प्रोसेस से वो बाहर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन बनाते हो तो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े साइड में गिरने लग जाते हैं। जैसे पेन जब अपनी शेप लेता है तो जो फालतू प्लास्टिक होता है वो गिर जाता है,
दैट इज स्क्रैप, दैट इज नॉट वेस्ट। वो खराब नहीं हुआ, वो कोई ऐसा नहीं खराब हो गया, वो कटता ही है, वो तो नॉर्मल है, वो तो होता ही है। वेस्ट का मतलब कि एक पेन का रॉ मटेरियल पूरा खराब हो गया, वो पेन बन ही नहीं पाया, ज्यादा गर्म हो गया या ज्यादा उसमें इंक डल गई, व्हाटएवर। स्क्रैप इज कि पेन अपनी पोजीशन ले रहा था और साइड से छोटा छोटा प्लास्टिक इसको परफेक्ट लाने के लिए कि बिल्कुल हाथ में चुभे ना, फालतू का जो प्लास्टिक होता है वो साइड में कट के गिर जाता है, दैट इज स्क्रैप। नेक्स्ट, स्पॉइलेज, गुड्स बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अब कभी कभी डिफेक्टिव माल बाहर निकल के आता है। ज्यादातर बिस्किट, आप जो बेकरीज बिस्किट बनाती हैं उनमें कई बिस्किट टूट जाते हैं, उसे टूटम कहते हैं, कई बिस्किट टूट जाते हैं, बचपन में ऐसे बहुत मिलते थे। तो हमारे आसपास कोई बेकरी होती है, जैसे उसने 10 बिस्किट बनाया, 10 में से 2 टूट गए, तो वो स्पॉइलेज कहलाएगा। वो रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ, ना ही वो स्क्रैप है, वो स्पॉइलेज है, टूटा हुआ बिस्किट। अब वो टूटम को एक पैकेट में सस्ते दाम में करके बेच देते हैं, वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता, वो जुड़ नहीं सकता, टूटा हुआ बिस्किट जुड़ नहीं सकता, इट इज ऑलरेडी प्रॉपर्ली बेक्ड, पर वो टूट गया, बाहर निकालते टाइम, अंदर डालते टाइम टूट गया, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सस्ते दाम करके हम मार्केट में बेच देंगे, दैट इज स्पॉइलेज। डिफेक्टिव, गुड्स विच कैन बी रेक्टिफाइड। दोनों बातों में अंतर है। स्पॉइलेज का मतलब जो डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं हो सकता, डिफेक्टिव का मतलब जो रेक्टिफाई हो सकता है, उसको हम रेक्टिफाई करके आगे बेच सकते हैं। और ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है लॉस इन इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं टीवी बनाता हूं या मैं मोबाइल बनाता हूं, मैंने 1000 मोबाइल बनाए जिसमें एंड्रॉइड डाला 2.0, ठीक है, वो बिका नहीं, और आज मार्केट में एंड्रॉइड 5.0 आ गया, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सोलिसेंस। जब टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट में आपकी एसेट की वैल्यू गिर जाती है, उसको ऑब्सोलिसेंस कहते हैं बेसिकली। तो वेस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के दौरान खराब हो गया, स्क्रैप का मतलब जो साथ साथ में टुकड़े गिरते चले जाते हैं, दोनों की रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। स्पॉइलेज का मतलब जो गुड्स डैमेज हो गए लेकिन रिकवर नहीं कर सकते, हम उनको ठीक नहीं कर सकते लेकिन मार्केट में बिक जाएंगे। डिफेक्टिव्स का मतलब जो मार्केट में हम डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके बेच सकते हैं, दैट इज डिफेक्टिव। और ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू में गिरावट आती है टेक्नोलॉजी की, दैट इज बेसिकली ऑब्सोलिसेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट, ये भी वैसे थ्योरेटिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में आ सकता है। अब ये पूछते हैं वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, जो भी आप पढ़ के आए, स्क्रैप का क्या ट्रीटमेंट होता है, स्पॉइलेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, डिफेक्टिव का क्या ट्रीटमेंट होता है और ऑब्सोलिसेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। वेस्ट के जो भी ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड प्रोडक्टिव यूनिट्स। मतलब कि सर, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि आप 10,000 किलो रॉ मटेरियल का डालते हो अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में, और मान लो 9,900 किलो यूज हो पाता है, 10 किलो जैसे सूखा आटा है। अब आप सूखे आटे से जब रोटी बनाओ तो थोड़ा इधर गिरता थोड़ा उधर गिरता, तो हमें पता है कि भाई 10 किलो में आटा डालूंगा ना तो 50-100 ग्राम इधर उधर गिर ही जाएगा, तो हम उसकी कॉस्ट गुड यूनिट्स पे क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब, हम बाकी यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर के जाते हैं, एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम गुड यूनिट्स की कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं। स्क्रैप की बात करें तो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप भी बॉर्न बाय गुड यूनिट, बिकॉज ये नॉर्मल है, ट्रीटमेंट नॉर्मल स्क्रैप है। लेकिन कोई एबनॉर्मल होगा तो उसकी पूरी कॉस्ट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, स्क्रैप अकाउंट में डाल देंगे, अलग से डाल देंगे, मतलब एबनॉर्मल स्क्रैप है, जो ज्यादा फालतू स्क्रैप हो गया। स्पॉइलेज, नॉर्मल स्पॉइलेज होगी जो कि ऑपरेशंस में होती है, नॉर्मली इतना तो खराब माल निकल के बाहर आता ही है जिसको हम फर्दर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने टूटा हुआ बिस्किट बोला कि 10 में से 2 बिस्किट टूटे हुए बाहर आते ही हैं, हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन उन 2 बिस्कुट को सस्ता दाम करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्पॉइलेज होती है उसकी जो कॉस्ट होगी वो हम पूरी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और जो लॉस होगा ड्यू टू स्पॉइलेज वो हम प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। जो उसकी वजह से लॉस हुआ वो हम फैक्ट्री किस में डाल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में, ताकि वो सारे प्रोडक्ट पे क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। कहने का मतलब बार बार वही है और बार बार वही है कि जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनकी कॉस्ट हम गुड यूनिट्स में क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट, एबनॉर्मल होगा तो उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे। अगेन वही डिफेक्टिव आया, अब माल फिनिश प्रोडक्ट बाहर बन के आया डिफेक्टिव, जिसका डिफेक्ट रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो कॉस्ट लेस उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे मान लो उसकी कॉस्ट लगी उसमें 10 रुपए, लेकिन वो रेक्टिफाई करके उसको बेचा हमने 8 रुपए में या 12 रुपए में, तो कॉस्ट में से आप उसकी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करोगे और उसको
मटेरियल की कॉस्ट में, गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। मतलब क्या हुआ सर, 10 टीवी बनाए, 10 में से 8 टीवी तो ठीक है, 2 टीवी हमारे डिफेक्टिव है, उसको डिफेक्ट को ठीक किया हमने और ठीक करने के बाद वो 10,000 का पड़ गया और यहाँ पे एक टीवी हमें 8,000 का पड़ता है, तो 8 टीवी सही बन के आए तो 64,000 तो इन 8 टीवी की कॉस्ट है ही है। साथ साथ 2 टीवी जो खराब बन के आए हैं वो भी 8,000 के थे, 2,000 लेकिन उसमें एक्स्ट्रा लग गए, किस वजह से, उसका डिफेक्ट ठीक कराने की वजह से। तो 20,000 के जो 2 टीवी है मान लो वो 16,000 के बिक गए, तो 4,000 का नुकसान हो गया। ये हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे कि जो 8 टीवी हमें पड़े वो कितने के पड़े, 68,000 के। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझो। 10 टीवी हैं, एक टीवी की कॉस्ट 8,000 है, 8 टीवी हमारे ठीक हैं, इसकी कॉस्ट हो गई 64,000। जो 2 टीवी हमारे खराब है उसकी कॉस्ट हो गई 16,000, उसके 4,000 लग गए उसको ठीक कराने के लिए, डिफेक्टिव है, ठीक हो सकता है, तो 20,000 होगी टोटल कॉस्ट। अब वो आगे सेल जो हुए, मान लो वो 16,000 के सेल हुए, तो 4,000 का क्या हो गया, ये नुकसान हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे कि हमें 8 टीवी कितने के पड़े, 68,000 के। हमें 8 टीवी कितने के पड़े, 68,000 के। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव। लेकिन मान लो 10 में से 2 टीवी डिफेक्टिव आते ही हैं, इस बार 3 आ गए, तो जो तीसरा टीवी डिफेक्टिव आया है जिसको बनाने में 8,000 हमारे फिर लगे हैं, उसको हम कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे, पूरे का पूरा क्या है वो, नुकसान। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का क्या मतलब होता है, अभी हमने बात की, टेक्नोलॉजी की वजह से जो वैल्यू में गिरावट आती है, दैट इज बेसिकली ऑब्सोलिसेंस। तो वैल्यू ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल इज हेल्ड इन स्टॉक इज अ टोटल लॉस एंड इमीडिएट स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बेस्ट अवेलेबल प्राइस जो मिलता है उसको बेचो, नहीं तो प्राइस धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, डाउन होता चला जा रहा है। और उसकी वजह से जो लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस, वो हमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं ऐड करना, कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर के चले जाना, बिकॉज वो एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में आती है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एग्जैक्टली, वेस्ट होगा, नॉर्मल वेस्ट तो गुड यूनिट में एब्जॉर्ब करो, एबनॉर्मल वेस्ट कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाओ। स्क्रैप होगा, नॉर्मल स्क्रैप गुड यूनिट पे एब्जॉर्ब कर दो, एबनॉर्मल होगा कॉस्टिंग पीएनएल में लेके चले जाओ। स्पॉइलेज है और नॉर्मल स्पॉइलेज है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट अगर आप पढ़ चुके तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री की डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री के ओवरहेड, वो उसकी कॉस्ट में आप उसको ऐड कर दो स्पॉइलेज को। अभी ये सब डिटेल में बहुत बातें करनी है हमारे को, आगे जाके आएंगी ये सारी। नेक्स्ट, एबनॉर्मल होगा तो कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर के चले जाओ। डिफेक्टिव की बात करें, अगर डिफेक्टिव की बात करें तो जो नॉर्मल डिफेक्टिव्स हैं उसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर दो, जो एबनॉर्मल है उसको कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर के चले जाओ। ऑब्सोलिसेंस की बात करें तो जो ऑब्सोलीट हो गया उसको बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस पे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, और जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर का पार्ट नहीं बनेगा, उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर के चले जाएंगे। तो ये हुई आपकी मटेरियल की समरी, और छोटा सा पॉइंट है ये भी सुन लो। जब हमने बात की थी कि भैया इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है, लेवल सेट कर लो, कर लिए, एबीसी, वीएसएन, वीडी, एफएसएन ये सेट कर लो, लेवल कर लिए, रेशियो एनालिसिस यूज कर लो, कर ली। फिजिकल कंट्रोल करके आप इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये सारे उसके मेथड्स हैं। सबसे पहला टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि आप एक बिन कार्ड और एक स्टोर लेजर दोनों में जगह पे अपना माल चढ़ाओ। बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट, आप ना अपना बजट बनाओ कि इन्वेंट्री की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, और उस बजट से अननेसेसरी चीजों को क्या कर दो, बाहर कर दो। आपको बेसिकली करना क्या है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए मतलब ज्यादा ना आ जाए, कम भी ना आ जाए, कंट्रोल करना है इन्वेंट्री को। तो उसके लिए आप बजट बनाओ और फालतू चीजें जो लग रही हैं उसको बजट से अपने क्या कर दो, बाहर कर दो। परपेचुअल और कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा फाउंडेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री में आता है। और ये सारी बातें, ये जितनी बातें हमने यहां लिखी हैं, ये सब इन्वेंट्री में भी आगे जाके आपको मिलेंगी बातें। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर बेसिस पे आप एंट्रीज, रिकॉर्ड मेंटेन करते रहो स्टोर डिपार्टमेंट के, इन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। और कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब बार बार गोदाम में जाके चेक करते रहो, फालतू तो नहीं है, कम तो नहीं है, ऐसा। और कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन यही होता है, इसी का पार्ट है ये, जहां पे हम कॉन्टिन्यूअसली फिजिकली वेरीफाई करते हैं गोदाम में जाके कि माल कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। और परपेचुअल में क्या करते हैं, जितना माल आया, जितना गया, उसकी सबकी डेली बेस पे एंट्री पास करते हैं, पता लगता रहता है माल ज्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है। अब सर एक बात और बता दो,
सर ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर क्या होता है? आओ जी, सब कुछ आपको आपकी बुक में मिलेगा। सर थ्योरी पढ़नी हो तो कहां से पढ़ें, सवाल ये आता है। तो हमारी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उससे ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17, बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या अंतर है? बिल ऑफ मटेरियल प्लानिंग वाले भेजते हैं प्रोडक्शन वालों को कि हमें किस क्वालिटी का कितना माल चाहिए। मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन वाले भेजते हैं स्टोर वालों को कि हमें इतना मटेरियल रिक्वेस्ट करते हैं, हमें चाहिए। बाकी आगे आप खुद पढ़ सकते हैं। ये देखो ऐसे सवाल आते हैं, स्क्रैप और डिफेक्टिव का क्या ट्रीटमेंट होता है, लीफो का क्या मतलब होता है, बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड में क्या अंतर है, इसे आप आज रीड करोगे। बिन कार्ड बेसिकली क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। एक कार्ड बन गया जिसके अंदर कितना माल आया, कितना इशू और कितना बैलेंस है, ये लिखा होता है। इट इज केप्ट फॉर ईच एंड हर आइटम का बिन कार्ड बनता है, स्टोर कीपर बनाता है और इसमें बैलेंस निकाला जाता है हर रिसिप्ट और हर इशू के बाद कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस। एक तरीके से स्टोर लेजर ही है ये, एक तरीके से स्टोर लेजर ही है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड आर आल्सो सिमिलर टू बिन कार्ड, लिखा आ गया ना। स्टॉक कंट्रोल कार्ड जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है एज रिगार्ड टू स्टॉक ऑन ऑर्डर, बस इतना सा डिफरेंस है। जो हम स्टोर लेजर बनाते हैं, स्टॉक कार्ड बनाते हैं, उसमें यह भी इंफॉर्मेशन होती है कि और कौन सा माल गोदाम में आने वाला है। बिन कार्ड में बेसिकली क्या होता है, कितना माल आया, कितना गया और कितना बैलेंस है, और जो स्टोर कीपर बनाता है अपने पास हर आइटम के लिए। और दीज कार्ड आर केप्ट इन कैबिनेट और ट्रेज और लूज बाइंडर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी अमेजोन का गोदाम में ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े वो बने होते हैं जिसमें शेल्फ्स, जिसमें माल पड़ा होता है अलग 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 अलग। नीचे क्रेन जाती है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ होता है, वो क्रेन ऊपर से माल उठाती है और नीचे लेके आती है और मार्केट में माल चला जाता है। तो हर ट्रे के ऊपर यहाँ पे एक पत्ता सा चिपका होता है जिससे हम बोलते हैं बिन कार्ड, उसे हम बोलते हैं बिन कार्ड। बेसिकली बिन कार्ड की इस पर्टिकुलर आइटम का कब माल आया, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस है, मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। उसके बाद परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, परपेचुअल फाउंडेशन में पढ़ा था। परपेचुअल मतलब आप डेली बेसिस पे जब रिकॉर्ड मेकिंग करते हो, कितना माल आया, कितना गया, कितना बचा है, दैट इज बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। और उसके अंदर हम दो चीज मेंटेन करते हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। बिन कार्ड हमने अभी बात की, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है जिसमें माल देखते हम कितना आया, कितना गया, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। और सेपरेट बिन कार्ड बनाए जाते हैं हर आइटम के लिए, जितनी भी आइटम्स है हमारे पास, और ईच कार्ड के अंदर फिजिकल मूवमेंट लिखी जाती है गुड्स की, कब आया, कितना गया। लाइक बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर भी मेंटेन किए जाते हैं सारी रिसीट इशू के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल। और ये कैसे फिल किए जाते हैं, इन द हेल्प ऑफ गुड रिसीव नोट एंड मटेरियल रिक्विजिशन। अब देखो होता क्या है, गोदाम में फिजिकली मैं मान लो स्टोर कीपर हूं, मेरे पास पूरा गोदाम की वो है क्या बोलते हैं कस्टडी है, कंट्रोल है। जितना माल आया, जितना गया फिजिकली मेरी आंखों के आगे, वो मैं कार्ड पे चढ़ाता जा रहा हूं, दैट इज बिन कार्ड। वो मेरी बिन कार्ड मतलब जिसमें आपको क्या लिखा है, इशू, रिसीट और बैलेंस। लेकिन वो कैसे बनाया जा रहा है, किसकी मदद से, फिजिकल जो माल आ रहा है या जा रहा है। स्टोर लेजर जो हमने कॉपी में बनाए हैं वो हम सीखते हैं, वो बनाते हैं किसकी मदद से, वो बनाते हैं हेल्प ऑफ जीआरएन, फिजिकल मटेरियल रिक्विजिशन, कि कितना गुड्स रिसीव नोट है, वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स की मदद से बनता है। बिन कार्ड किसकी मदद से बनता है, फिजिकली स्टोर कीपर देख रहा है कितना माल आया, कितना गया, गिनता है, फिजिकल वेरिफिकेशन है बेसिकली। एग्जैक्टली हमारी आइज के सामने जो गया। और स्टॉक क्या बोलते हैं, लेजर जो हम कॉपी में बनाते हैं, वो किस बेसिस बनाते हैं, प्रॉब्लम 13 जीआरएन, एमआरएन, सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बनाते हैं स्टोर लेजर, इतना सा अंतर है। वहां पे फिजिकली हम चेक नहीं कर रहे हैं कितना माल आया, कितना गया। बिन कार्ड फिजिकल चेकिंग की मदद से बनता है। और लास्ट में फिर बिन कार्ड और स्टोर लेजर आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं है तो आपको प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये 3-4 सवाल है इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने लोगों ने डिस्कशन की है। बाकी इसके अलावा
एक आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 रीड कर सकते हैं थ्योरी के लिए। मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है, लोडिंग अनलोडिंग, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये बात हमें पता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने इसमें जो थ्योरी में पढ़ना है, एबीसी हमने पढ़ लिया है, बाकी इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। डिफेक्टिव का ट्रीटमेंट, स्पॉइलेज का, सब कुछ ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, मैं रिपीट कर देता हूं। बिन कार्ड में रिसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस लिखा होता है। कौन लिखता है? स्टोर कीपर। किसकी मदद से लिखता है? फिजिकल आना और जाना ऑफ द गुड्स, फिजिकली गोदाम में कितना आया कितना गया। स्टोर लेजर में भी रिसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस लिखा होता है, लेकिन वो किसकी मदद से बनता है? गुड्स रिसिप्ट नोट या मटेरियल रिटर्न नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इनकी मदद से बनता है कि कितना माल ऑन डॉक्यूमेंट्स आया गया। और लास्ट में बिन कार्ड और स्टोर लेजर आपका क्या करना चाहिए? आपस में मैच करना चाहिए। ये आपको 4 नंबर का सवाल एग्जाम में आ सकता है। देखो, बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर, ये क्या देखता है? स्टोर लेजर बेसिकली एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है कि कितना माल है ऑन बुक्स, बिल की मदद से। ये स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है, स्टोर में कितना माल आया कितना गया फिजिकली। स्टोर लेजर कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिन कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग क्वांटिटीज, कितना माल आया कितना गया। स्टोर लेजर में क्वांटिटी भी होती है और उसकी वैल्यू भी होती है। आप जो स्टोर लेजर कॉपी में बनाते हो उसके अंदर लिखते हो ना क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसमें वैल्यू भी होती है। बिन कार्ड कब बनता है? जब ट्रांजैक्शन होती है, माल आता जाता है। स्टोर लेजर कब बनता है? जब ट्रांजैक्शन हैज ओनली टेकन प्लेस, जब हो चुकी होती है और उसका बाद में क्या आता है हमारे पास? बिल वगैरह आते हैं। बाकी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है ये। स्टोर लेजर सेम इंफॉर्मेशन को समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। बात तो वही है, सब कुछ वही है। डिफेक्टिव का ट्रीटमेंट, एबीसी एनालिसिस जो हमने कॉपी में लिखा है, सिर्फ आपको थ्योरी में आ जाए तो वो लिखना चाहिए। बाकी और कुछ एज सच आपको करने की इसमें जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हमने थ्योरी के मार्क किए मैंने आपको, ये आपको बस रीड कर लेने चाहिए, वो भी पेपर में लास्ट में। अभी आपको मैंने समरी में से पढ़ा दिया, समरी को बस अच्छे से पढ़ लोगे तो समरी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। स्पॉइलेज, डिफेक्टिव का ट्रीटमेंट, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? परपेचुअल का मतलब डेली बेसिस पे जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, कितना माल आया कितना गया, दैट इज परपेचुअल। पीरियोडिक क्या होता है? कभी कभी गोदाम में जाना और फिजिकली वेरीफाई करना कितना माल है कितना नहीं है, दैट इज पीरियोडिक। फाउंडेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है। कहो तो दिखाऊं? बचपन में कराया जाता है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ये फाउंडेशन लेवल का, ये रहा, ये फाउंडेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिक यानी कभी कभी, और परपेचुअल मतलब डेली बेसिस पे। ये फिजिकल वेरिफिकेशन से होता है, ये बुक के रिकॉर्ड्स, ये पर्टिकुलर डेट जो पीरियोडिक करते हो। कभी कभी आप गए, आपको एक दिन का पता लग गया आज इतना माल पड़ा है। परपेचुअल मतलब डेली बेसिस पे एंट्री हो रही है, तो आपको डेली का पता लग पा रहा है कितना माल आया कितना गया कितना है। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल ज्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं है, पीरियोडिक में कभी कभी जाते हो आप, परपेचुअल में ज्यादा अच्छे से पॉसिबल है। ये सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है और वो कॉस्टलियर मेथड है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो मजा आने वाला है आपको। उसके बाद बिन कार्ड, स्टोर लेजर हमने बार बार बात कर ली इसकी। स्क्रैप डिफेक्टिव का ट्रीटमेंट क्या होता है इसकी बात कर ली। बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट डायग्राम अगर आपको याद हो, हमने इसकी बात कर ली है। उसके बाद जयराम जी की, इसके अलावा आपको कुछ खास बातें नहीं है, बाकी तो प्रैक्टिकल सवाल है। तो अगर आपको ये समरी मजा आएगा तो मजा आएगा ही आएगा, इससे पढ़ लो, इससे बाहर वैसे कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और बाकी की समरीज भी आपकी इस तरीके से कंटिन्यू होती रहेंगी। ठीक है जी।